बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी के स्पेशल एपिसोड में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। बहुत अहम दिन था आज का। 5 दिन जो कशीदा सूरत हाल देखी, खदशात देखे, आज वो ख़त्म हो गए। ताहरुल कादरी साहब और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान मामला तय पा ही गए। मुज़ाकरात 5 घंटे तक जारी रहे और उसके बाद एक मुआहदा सामने आया जिसके नुकात इंतहाई अहम करार दिए गए। दोनों तरफ से एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्हें मुबारकबाद दी गई, उनकी कोशिश को सराहा गया। ताहरुल कादरी साहब ने सबका शुक्रिया अदा किया, खास तौर पर हुकूमती इत्तेहाद का शुक्रिया अदा किया, लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दस्तखत इस मुआहदे पर हो गए हैं। और याद है आप लोगों को, ये वही वज़ीर आज़म है कि जिनकी गिरफ्तारी का जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो मौलाना ताहरुल कादरी का कहना था कि आधा काम हो गया, आधा भी बाकी है। बहरहाल उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को सराहा और उन्हें मुबारकबाद दी। साथ ही साथ दूसरी जानिब से भी मुबारकबादों का सिलसिला जारी रहा। मुतालबात जो थे वो 4 नुकात पर मुश्तमिल थे, जो चार्टर ऑफ डिमांड था और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया है जिसे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है। इस मुआहदे के नुकात भी पढ़कर सुनाए डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब ने और उनकी जानिब से जो मुतालबात थे उसके जवाब में जो मुआहदा हुआ वो उसके नुकात बड़े अहम हैं। एक तो ये कहा गया कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो कि मिनहाजुल कुरान की जमात जिसे कह सकते हैं, डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब की जमात है, उसकी जानिब से और हुकूमत की जानिब से इत्तफाक राय होगा और 2 नाम निगरान वज़ीर आज़म के सामने आएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 16 मार्च से पहले असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी और कोई भी तारीख हो सकती है 16 मार्च से पहले। इसके साथ साथ असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होंगे। एक और अहम बात इसमें यह रही कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के बारे में, जो कि एक अहम मुतालबा था, चार्टर ऑफ डिमांड में था, उसके बारे में कहा गया है कि 27 जनवरी को 12 बजे मिनहाजुल कुरान में एक इजलास होगा और उससे पहले वज़ीर कानून मुशावरत करेंगे माहिरीन कानून से और उसके बाद देखा जाएगा कि आगे किस तरह जाना है। इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 किस तरह की जाएगी। और एक और मुतालबा जो उनका था आर्टिकल 62-63 के बारे में, उसके बारे में कहा गया है कि उसके मुताबिक ही जांच पड़ताल की जाएगी और इलेक्शन मुहिम कोई शुरू नहीं कर सकेगा जब तक कि हर उम्मीदवार की जांच पड़ताल नहीं हो जाती। आर्टिकल 62-63 218 सब सेक्शन 3 का हवाला उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक ही इलेक्शन मुहिम में लोग जा सकेंगे और उनके नामों की जांच पड़ताल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो फैसला है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। एक अहम बात अब ये सामने आती है, अगरचे इसके बाद ये भी कहा गया कि मुकदमात भी दोनों जानिब से जो कायम हुए हैं वो भी खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन क्या जो जमातें अपोजिशन में हैं, एक दिन पहले जिनका इजलास हुआ था मुत्तहिदा अपोजिशन का, उन्होंने भी अपने नुकात पेश किए थे, क्या उनको ये काबिल कबूल होगा? ये एक बहुत अहम और बड़ा सवाल है। और उसके बाद क्या ये जो मुआहदा हुआ है इस पर अमल हो सकेगा, ये बात आगे बढ़ सकेगी? क्योंकि पहले भी इस तरह के हुकूमत की जानिब से मुआहदे हुए, हमने माजी में भी देखा, लेकिन उन पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो सका। लिहाजा खदशात अभी बाकी हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात, आज की बड़ी खुशखबरी ये थी कि खुश असलूबी से मामला तय पा गए और जो खदशात थे, हज़ारों लोग जो इस्लामाबाद में मौजूद थे, सख्त मौसम था, वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें वहाँ पर मौजूद थे, उनके लिए भी अच्छी खबर थी। पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर थी कि हुकूमत के जो इत्तेहादी थे वो तमाम लोग यहाँ पर आए, उनके जो नामजद करदा लोग थे और उन्होंने मुज़ाकरात किए। डॉक्टर ताहरुल कादरी से काफ़ी देर तक ये मुज़ाकरात जारी रहे और आखिरकार इसका नतीजा अच्छा निकला और कामयाब मुज़ाकरात इन्हें कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम गौर करें जो पिछले 5 दिन में सूरत हाल रही, उसमें जो तकारीर की गई, जो बयानात दिए गए, काफ़ी सख्त थे, लेकिन आज हमें माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आया। इसी हवाले से हम बात भी करेंगे आगे। और ख़ास तौर पर आप लोगों को याद होगा कि डॉक्टर ताहरुल कादरी ने यह कहा था कि अब हुक्मरान साबित हो चुके हैं, इनसे कोई बात नहीं हो सकती और ज़मानत के लिए उन्होंने कहा कि वो इदारे जो खुद मुख्तारी के ज़िम्मेदार हैं उनसे बात होगी। इसी बारे में हम बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर एक शख्सियत मौजूद है और उनसे हम इस हवाले से जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है और वो क्या कहते हैं, उस बारे में भी आपको बताएंगे। अमीर मुकाम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ हैं। अमीर मुकाम साहब, जो इस वक्त हमारे सामने मुआहिदा है, क्या मुस्लिम लीग नून को ये मंजूर है? सबसे पहले मैं उसामा यही कहूँगा कि अच्छी खबर है और हम सब के लिए ये
खतरे का बायस था और कि इतने लोगों को यहाँ जमा कर दिया गया, कादरी साहब ने लाए। उन लोगों के जहन में एक तब्दीली का नारा था, उसने उनको लेकर यहाँ जमा कर दिया और बेचारे 4-5 रातें से बच्चों और फीमेल सबने गुजार दिए। तो अच्छा हुआ, इस हिसाब से मैं कहूँगा कि अच्छा हुआ कि वो अपने घरों को वापस चले गए। दूसरी बात से मैं ये बात जरूर कहूँगा कि ताहिरुल कादरी साहब ने इस मुल्क को इन दिनों में जितना नुकसान पहुंचाया, इन बेचारों को जितना नुकसान पहुंचाया, मासूम लोगों को जितना, वही लाहौर से यहाँ तक और इस पर ये 5 रात इस तरह गुजार दिए, तो उससे कौम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और मुझे तो इस बात पर मैं क्या कहूँगा, इसमें कौन सी, या पहले से एक आईन मौजूद है, एक कानून मौजूद है और उस 2/3 अक्सरियत से वही इलेक्शन कमीशन की जो तश्कील है उसके लिए भी 2/3 मेजॉरिटी से उसमें तरमीम की गई है। उसके बाद मारज़ी वजूद में आई है और निगरान सेटअप के लिए भी एक तरीक़ाकार है। ये एक बात अच्छी हुई कि हुक्मरानों के टोले में ताहिरुल कादरी का भी इजाफा हो गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर दोनों की मशावरत से, तो अपोजिशन लीडर अपोजिशन जमातों के साथ मशावरत करेगा और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं चलो ये हमारे कैंप में शामिल हो गया, तो उनकी कैंप में वो शामिल हो गया कि उनसे मशावरत करूंगा, करता है नहीं करता है। मगर आपस में वही जो आईन में तो शुद्ध बात है वही है, इस पर ज्यादा इसमें कोई और बात नहीं हुई। वो एक फेस सेविंग थी और मुझे उन लोगों से भी जरूर और सारी कौम को भी उन लोगों से भी शिकवा है जिन्होंने उनकी हौसला अफजाई की थी और वो लोग सामने भी आ गए, जिन्होंने उनको ये उसके साथ पीछे से मिले हुए थे और ये एक लाइन दी थी जिसमें कोई बात हासिल भी नहीं हुई और मुल्क को भी नुकसान पहुंचा और कौम की भी नुकसान पहुंचा। मगर बार बार मैं आखिर में इस पर आ गया, ये एक इस डॉक्यूमेंट के क्या, इसकी हैसियत क्या है, आईनी हैसियत क्या है, कानूनी क्या है। जिस तरह आपने जो तमहीद में भी कह दिया है कि कई मुआहदे हुए हैं, इस पर बड़े बड़े लोगों ने दस्तखत भी किए इस पर, मगर असल चीज हमारे लिए वो डॉक्यूमेंट है जो आईन है, जो पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से पास किए, सीनेट ने, कौमी असम्बली से, वो हमारे सामने है और उस पर हमारी भरपूर कोशिश होगी अपोजिशन की, इंशाअल्लाह ताला उस पर हम अमल कराएंगे। मगर ये एक बात फिर मैं कहूँगा कि ये खुशैन बात है कि वो मासूम लोग जिसको ताहिरुल कादरी साहब ने उनके साथ बहुत जुल्म किया अपने घरों को, ठीक है, यानी आपका ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा इसमें ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, खुश उसलूबी से मामला तय पा गए और साथ ही साथ जिस तरह आप ये भी फरमा रहे हैं कि ताहिरुल कादरी साहब को एक बाइज्जत रास्ता दिया गया है कि वो धरना खत्म करें। शजील मेमन साहब, सब खुश हैं, अच्छी बात है कि खुशरसूबी से मामला तय पा गए। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते तो फिर फायदा किसका था? जी, पहली बात ये कि जिस आप करेंगे, अगर खुदा ना खासा ये मुज़ाकरात नाकाम होते तो फायदा तो किसी का नहीं था, लेकिन नुकसान जो है वो मासूम लोगों का जरूर होता, क्योंकि जिस तरह वहाँ पे मासूम बच्चे, मासूम बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ और वहाँ के हमारे जो भाई वहाँ पे मौजूद थे, और जिस तरह वहाँ पे सर्दी, बरसात, ये सारी चीजें हो रही थी, तो गवर्नमेंट को और किसी चीज का टेंशन नहीं था, लेकिन उन लोगों की सेहत का और उनकी उस मौसम की मौजूदगी में, उनकी वहाँ मौजूदगी का बहुत ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट उस चीज में परेशान जरूर थी कि खुदा ना खासा किसी मासूम जान का नुकसान ना हो जाए। और इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने जमहूरी अंदाज में एक डायलॉग किए, और ये सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में ही पॉसिबल है कि जब जमहूरी हुकूमतें होती हैं तो वो डायलॉग का रास्ता कभी खत्म नहीं करती। खुदा ना खास्ता अगर मुल्क में आमरीत होती तो आपको इस तरह का माहौल नजर नहीं आता, क्योंकि इससे पहले माजी में भी मुजाहरे भी हुए हैं, लॉन्ग मार्चेस भी हुए हैं जब डिक्टेटर के अदवार थे, लेकिन कभी भी वहाँ पर डायलॉग नहीं हुआ है। तो यही डेमोक्रेसी का हुस्न है, और मैं समझता हूँ कि ये पूरी अवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम के लिए ये एक आई ओपनर है कि कितने भी लॉन्ग मार्च हो, कोई भी चीज हो, लेकिन अगर जमहूरियत होती है मुल्क में तो उसके सम्राट लोगों को इसी तरह मिलते हैं कि जमहूरियत में लोगों की बात सुनी जाती है, नेगोशिएशंस की जाती हैं, और लोगों की डिमांड्स जो भी जायज हो
जी उनको खुश इसलूबी से जो है वो माना भी जाता है। अच्छा, बहुत अहम है अब ये सवाल भी कि अब ये जो मुआहदा हुआ है ऑपोजिशन इसे किस तरह देखती है। खासतौर पे कहा गया कि निगरान जो वज़ीर आज़म होगा वो इत्तेफाक राय से आएगा, यानी ताल्लुक़ कादरी साहब उनकी जमात की भी का भी इत्तेफाक होगा, तो फिर कोई नया वज़ीर आज़म आ सकेगा, निगरान वज़ीर आज़म जो भी होगा। रज़ा हयात हिराज साहब मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा है, क्योंकि चौधरी शुजात साहब जो हैं क़यादत कर रहे थे, आज जो वफ्द गया है जिसने कामयाब मुज़ाकरात किए हैं, रज़ा हयात हिराज साहब काबिल अमल हैं आइन में रहते हुए ये मुतालबात? देखिए जी, इसमें तो काबिल अमल तो यकीनन है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन या उसके स्पिरिट से बाहर जो पैरामीटर्स हैं उनको उन्होंने इनिशिएट किया हो। एक और दूसरी बात ये है कि मेरी असेसमेंट में कादरी साहब ने और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने एक बेटर सेंस प्रिवेल की है। आज तीसरे चौथे दिन से पाकिस्तान के अंदर छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उनकी खवातीन और नौजवान और बूढ़े सब शामिल थे, और वो इसी बात पे आए थे कि जनाब देखिए ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं ये एक अपनी ये कॉज है इस मुल्क की डिस्ट्रक्शन की। तो मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपने जाती डिफरेंसेस को एक तरफ रखते हुए अपनी एक एक्स्ट्रा एक किस्म की स्क्रूटनी करवाने का उन्होंने अज़म कर लिया। और इसमें भी ये देखें कि सियासी बंदे हमेशा अपनी जात की जहाँ पे भी नफी करने की बारी आती है कर जाते हैं। चंद लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें बदनामी मिलती है, लेकिन मुझे अब ये बताइए इतना जो ये मामलात हुए हैं और कौन सा तबका है पाकिस्तान के अंदर जो ये निगोशिएशंस कर सकता था। और दूसरी बात ये है कि जनाब जमहूरियत की वजह से हमें है ना, और मेरे तमाम ये मेहरबान जो आपके पास तशरीफ फरमा है, ये बेसिक स्पिरिट तो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की है जी, तो वही प्रिवेल कर गई है ना जी। ठीक है, आपका ख्याल है कि जमहूरियत की यहाँ जीत हुई है और जमहूरियत यहाँ पर कामयाब हुई है। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं जो 5 दिन जिस तरह से तारुक कादरी साहब कहते रहे कि ये साबिक हुक्मरान है, यजीदी ताकतें हैं, फिरौनियत की बात होती रही, ये सब कुछ कहा जाता रहा। आज वो खुश हो रहे थे, वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दे रहे थे, उनकी टीम को मुबारकबाद दे रहे थे। जब वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का हुक्म आता है वो कहते हैं कि आधा काम हो गया, आधे खिताब ने कर दिया। तो ये सब बातें उन्हें ज़ेब देती थी? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अब मैं नाजुल कुरान का कोई तर्जुमान नहीं, उसका जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं। लेकिन जो मैंने टीवी पे देखा वो भी तो उनको किसी ने कान में आके कहा। और दूसरी बात है कि मीडिया को क्या जल्दी पड़ी थी ब्रेकिंग न्यूज चलाने की? क्या किसी ने ऑर्डर पढ़ा था? एक बंदे की गलतफहमी के चक्कर में आप लोगों ने गलत खबरें चढ़ा दी कि जी प्राइम मिनिस्टर की गिरफ्तारी का ऑर्डर आ गया, प्राइम मिनिस्टर की गिरफ्तारी का ऑर्डर आ गया। ये तो इस मुल्क के अंदर सनसनी जो है वो मीडिया ने क्रिएट की। नहीं, लेकिन मुझे बताएं, मीडिया तो वो दिखा रहा है जो वो कह रहे थे, ये तो सब उन्होंने कहा ना। और जो वो कहते रहे कि मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे, जमानत में किसी और की लूंगा, और फिर उसके बाद उन्हीं लोगों को मुबारकबाद दे रहे थे। अच्छी बात है, सब काम खुश उसलूबी से हुआ। मेरी बात सुनिए, ये आपको सवाल करना चाहिए तहरीक मिनाजुल कुरान के किसी नुमाइंदे से। देखिए, लेकिन इतना मुझे और नहीं पता कि इस जजमेंट का क्या इसकी इम्प्लीकेशंस थी या क्या उसकी मीडिया को क्या जल्दी थी। लेकिन इससे कम से कम 1 घंटे के अंदर कराची में 500 पॉइंट इंडेक्स नीचे गिरा। ये होता है नुकसान बगैर सोची समझे किसी चीज को बढ़ाने का या किसी चीज को उठाने का। ये मेरे दोनों जो तशरीफ फरमा बैठे हैं, मेरे कोलीग्स, मेरे भाई, ये मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। तीसरी बात ये है, देखिए ये अच्छा हो गया ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, शजील मेमन साहब, अब ये तो बात अभी खत्म नहीं हुई। ऐसे लगता है कि 27 जनवरी को अभी एक और इजलास होना है मिनाजुल कुरान में, और वहां जाकर बात होगी इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 की, उसको तहलील करने की। ये बात आगे अब चलती रहेगी, यानी धरना तो चले खत्म हो गया? देखिए, सबसे पहली बात ये थी कि वहाँ पे मौजूद जो मासूम लोग थे उनको सेफली अपने घर तक पहुंचे। नंबर 2 बात यह है कि जो भी डायलॉग गवर्नमेंट ने किए हैं और एक ट्यूली स्पिरिट के साथ, जिसमें कहीं पे भी कोई बदनीयती खुदा न खासा नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि अगर कोई कहीं पे कोई जायज और ऐसा डूएबल किस्म का कोई भी डिमांड है तो उसको मानने में गवर्नमेंट को किसी सूरत में कोई कपकपाहट नहीं है। हमें शुरू में एतराज़ात थे, वो इस तरह के थे जिसमें डेडलाइंस आ रही थी कि 24 घंटे में पार्लियामेंट खत्म हो जाए, ये वो। तो इस तरह हमने उस चीज़ की मुखालफत की थी। हमने कहा कि हम गैर आईनी जो है कोई डिमांड नहीं मानेंगे। ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ ऐसी थी जिसमें हमने ये को महसूस किया कि ठीक है ये चीज़ किसी की डिमांड मानी जा सकती है आइन की रूह में बैठकर,
جی سوچ کر, تو پھر وہ چیز ہم نے وہ ساری ڈیمانڈ. لیکن آئین تو کہتا ہے کہ ہوگا یہ کہ جو حکومت ہے یا حکومتی اتحاد کہہ لیں, آپ سے وزیر اعظم ہیں, مشاورت کریں گے اپوزیشن لیڈر سے, اور اس کے بعد نگران وزیر اعظم کا نام سامنے آئے گا. جی ابھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. شفقت محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. شفقت محمود صاحب, یہ جو ابھی ڈکلیریشن آیا ہے, اس کے جتنے نکات میں نے بیان کیے ہیں, عمران خان صاحب اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے, وہ بھی منظور کرتے ہیں انہیں؟ یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا ہے. کوئی تشدد نہیں ہوا, کوئی جان ضائع نہیں ہوئی, کوئی اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچی, تو یہ خوش آئند بات ہے. باقی جو اس کے مندرجات ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے کل, لیکن عمومی طور پہ اگر اس معاہدے سے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں, اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایسی آتی ہے جس کو ساری قوم تسلیم کرتی ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا سکتی ہے, اگر اور ہمارا تو ایک 7 نکاتی ایجنڈا ہم نے جو پرسوں دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا اس قوم کو بحران سے نکالنے کے لیے, اور اس میں ہم نے جو نکات دیے تھے اس میں الیکشن کمیشن کی ری کانسٹیٹیوشن, اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ صدر زرداری جو ہے وہ استعفیٰ دے, کیونکہ وہ چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور ان کے ہوتے ہوئے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو ہم تو وہ ہر چیز جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف بڑھاتی ہے معاملات کو, اس کو سپورٹ کریں گے, اور اس میں ہمارے جو اپنے 7 نکاتی ایجنڈا ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے ہم انسسٹ کریں گے. اچھا, کہیں اب یہ دھرنا تو ختم ہو گیا اللہ اللہ کر کے, آپ کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے سونامی مارچ لانے کا؟ اگر آپ کے مطالبات نہیں پورے کیے جاتے, صدر زرداری استعفیٰ نہیں دیتے, دیگر جو آپ کے مطالبات ہیں اگر وہ پورے نہ ہوئے تو؟ دیکھیں, سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ ہر ایک چیز کی جائے جس سے قوم پہ یہ ظاہر ہو کہ یہ الیکشن جو ہے یہ کلی طور پہ فری ہے, فیئر ہے, شفاف ہے, اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. تو اس کے لیے اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہونا جو کہ واقعی غیر جانبدار ہو وہ بہت ضروری ہے. اور اگر ہم نے دیکھا کہ کوئی حالات جو ہیں وہ اس طرف نہیں بڑھ رہے جہاں پہ قوم کو ایک آزاد اور شفاف انتخاب ملے گا, تو پھر یقیناً ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحاد کی جانب سے, جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کی جانب سے تو کہا گیا تھا کہ یہ کیا جائے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ان کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے. شہلہ رضا صاحبہ جو کہ ڈپٹی اسپیکر ہے سندھ اسمبلی کی, ان سے یہ سوال پوچھ لیتے ہیں. شہلہ رضا صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جو کل ڈیمانڈ آئی تھی, آپ کو لگتا ہے اس کا بھی کچھ اثر ہوا آج جو معاہدہ ہوا ہے اس میں, اور کیا اپوزیشن کی طرف سے جو ڈیمانڈ آئی ہے کہ اعلان کیا جائے الیکشنز کا, اس پر بھی کچھ غور کیا جائے گا, اس پر بھی مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ معاہدہ کیا ہے, آپ مجھے بتائیں. 62, 63 جب آئین میں موجود ہے اور ایک ساری جماعتیں بیٹھی تھیں اور انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے مختلف امینڈمنٹ کی, اس کو نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, علامہ صاحب کو فیس 7 کا مسئلہ تھا, مولانا طاہر القادری کو, اور وہ سمجھ گئے تھے. میں سلام کرتی ہوں جناب نواز شریف صاحب کو اور تمام اپوزیشن پارٹی کو اور حکومتی پارٹی کو کہ انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ شو کی, اور ایک آدمی کو جو کہ سنائل ہے, جس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ انساؤنڈ مائنڈ ہے, اپنے کیا کہتے ہیں فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, اور اس کو, اور جس کے اس کی استاد کی رائے موجود ہے کہ گمراہ ہے, اور اس نے ثابت کیا ہے. تو وہ اپنے مریدوں کو لے کے آ گیا تھا جو کہ پولیٹیکل ورکر نہیں تھے. اور یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ وہ لوگ جن کو کوئی سیاست کی سوجھ بوجھ نہ ہو ان کو ہمیشہ سیاست سے دور رہنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ آئے گی دھرنے میں, یہ وہ, لیکن جب انہوں نے بہرحال کیونکہ اس میں سیاسی لوگ ہیں, شفقت محمود صاحب ہماری طرف سے گئے ہوئے ہیں, سب ہیں, تو یہ سیاسی لوگ ہیں, انہوں نے مجبور کیا کہ اکیلے فیصلہ نہیں ہوگا, اور یہ بیٹھے تو انہوں نے کہا نو
दिस इज नॉट द राइट वे. तो लेकिन एक और बात, आप कह रही हैं कि आर्टिकल 62-63 अपनी जगह, जी वो पहले से आइन का हिस्सा है. उनके मुरीद थे जिन्हें वो कसमें देते थे, हिल के, हिलना नहीं, बेटियों में मसले में हूँ, चारों तरफ से मुझे घेर लो. तो ये तो एक, मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन पार्टीज और हुकूमती पार्टीज की तरफ से एक उन बच्चियों की, उन खवातीन की, उन मासूम लोगों की जो कि इनके मुतक़िद हैं, जान बचाने के लिए, क्योंकि जाहिर है कि इसमें एक बहुत बड़ी तादाद 18 साल से कम उम्र लोगों की भी थी, इन्फेंट्स की भी थी. उनकी जान बचाने के लिए वो लोग जो कि पॉलिटिकल फॉलोशिप नहीं थी, उन सबकी जान बचाने के लिए, और खुद मौलाना ताहिरुल कादरी भी समझ गए थे कि अब उनके पास कुछ नहीं है. अच्छा, तो यानी बाइज्जत रास्ता दिया गया है ताहिरुल कादरी साहब को. अच्छा, मुझे बताएं, अब ये मुआहिदा हो गया, शैला रज़ा साहिबा, अब ये मुआहिदा हो गया. मेरी बहुत अहम बात सुनिए, फिर खत्म कर दीजिएगा. रात को चौधरी शुजात साहब से उनकी बात हो गई थी कि चौधरी शुजात साहब सुबह को उनसे बातचीत करने जाएंगे, और चौधरी शुजात साहब ने कंटेनर में से ही तकरीर में कहा है कि जब मैंने सुबह फजर की नमाज पढ़ी तो मैंने यही कहा कि रात को जो हमारी बात हुई अल्लाह ताला वो कामयाब हो जाए. फिर भी इस आदमी ने एक ड्रामा रचाया अपने मुतक़िदों के लिए कि भाई फाइनल हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, ताकि अपनी फतह दिखाए. वार्निंग भी किया, वो नॉर्मल था एक के सबको पहुंचना है 4 बजे, तो वो पहुंचे, और माशाल्लाह से जो मौजूद है बातें 62, 63 पे अमल होगा, और ये कि इलेक्शन कमीशन में तब्दीली आई. ये एक रात पहले ये बातें तय थी, जो हुआ, जो कुछ हुआ जी, एक रात पहले ये बातें तय हो गई थी, जो मुआहिदा हुआ है या जो मुज़ाकरात हुए एक रात पहले तय था? जी, रात को तय हो गया था कि चौधरी शुजात सुबह जाएंगे इनके पास जोहर की नमाज के बाद, और इनसे बात करेंगे. टास्क दे दिया गया था उन्हें, और उन्होंने कहा है टीवी पे. और देखिए, वो खुद भी कह रहे थे अल्लामा साहब के कल आखिरी दिन है, इसलिए कि एमिरेट्स 506 20 जनवरी यानी 20 जनवरी को उनकी वापसी की फ्लाइट है. तो अब उन्हें कोई तो फेस सेविंग करनी थी ना, कुछ तो करना था. तो इलेक्शन कमीशन, जिसमें उन्होंने फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को कहा था कि आप खुद ही घर चले, यानी आप कह रही हैं कि पहले से तय था, ताहिरुल कादरी साहब ने 20 तारीख को चले जाना था? जी, इनको एमिरेट्स से जाना है 506 से. अच्छा, तो जो फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को कह रहे थे, और दूसरी बात वो ये कर रहे थे कि जो 4 मेंबर्स हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, तो उनको वो कह रहे थे कि जी मुकमुका से किए गए, उनको रात बहुत अच्छी तरह समझा दिया गया था. आप मेरे साथ कोई प्रोग्राम करेंगे उसामा, तो मैं पूरी तफसील दूंगी कि ये मेंबर किस तरह सेलेक्ट हुए हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या उनकी खिदमात हैं. तो असल में मौलाना ताहिरुल कादरी ने काफी अरसे से, जब से अमेंडमेंट हुई है, पाकिस्तान के आइन की स्टडी नहीं की है. आइन को पढ़ने का भी तरीका होता है, जरूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश आती है तो हम आइन पढ़ लें, उसको तरीका होता है. अच्छा, तो यानी आप बड़ा इंकशाफ कर रही हैं कि 20 जनवरी को अल्लामा ताहिरुल कादरी ने पाकिस्तान से जाना था. आप इंकशाफ कर रही हैं, और अल्लामा साहब इस बारे में, जी, उनमें से एक की बेचारी की डेथ भी हुई, जिसके लिए हमें बहुत अफसोस है. अच्छा, लेकिन जो आपने बताया है कि 20 जनवरी को अल्लामा साहब का तय था, उनकी टिकट थी और उन्होंने जाना ही था, जिस वजह से उनको ये बाइज्जत रास्ता दिया गया, बहुत बड़ा इंकशाफ कर रही हैं आप. और अल्लामा साहब इस बारे में नाराज भी हो सकते हैं, कोई मुकदमा भी कर सकते हैं. वो करें, उनके ऊपर हम भी करेंगे, जो खातून की डेथ हुई है वहां पे उसका. और मैं एक और बात बताऊं, जो सबसे बड़ा मजाक हुआ है, अच्छा, मैं समझती हूँ कि ठीक है, शहनाज साहिबा साथ रहिएगा आप, चूंकि आप कह रही हैं जो भी इस वक्त मुआहिदा हुआ है इसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है, लेकिन ये जो कहा गया कि मुशावरत होगी, बल्कि इत्तेफाक राय होगा पाकिस्तान अवामी तहरीक से, जो कि मिनहाजुल कुरान ही की जमात है, और उसके बाद 2 नाम आएंगे निगरान वज़ीर आज़म के लिए. शफकत महमूद साहब, जो शैला रज़ा साहिबा कह रही हैं कि एक रात पहले ही मामला तय थे, और खासतौर पर यह कि 20 जनवरी को टिकट कन्फर्म थी, मौलाना ताहिरुल कादरी ने जाना था, आपको लगता है ऐसा है? जी, सबसे पहले तो मैं एक बात की तस्दीक कर दूं. शैला बीबी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया था कि हम लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे. हमने किसी स्टेज पे भी 23 दिसंबर से लेके आज तक किसी स्टेज पे ये नहीं कहा कि हम लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे. आपकी सपोर्ट भी की थी? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि किसी स्टेज पे हमने ये नहीं कहा था.
لیکن آج آپ کی پریس کانفرنس میں ہوئی تھی 2-3 دفعہ ملتوی کی گئی, کچھ واضح نہیں ہو سکا. کل آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہم جائیں گے, دعوت انہوں نے دی تھی نہیں جائیں گے, لیکن پھر اس کے بعد پھر مشاورت ہوتی رہی. نہیں, مشاورت تو پارٹی سے کنفیوژن تھا, لیکن اللہ کا شکر ان کے ساتھ پولیٹیکل لوگ ہیں, انہوں نے ایک پولیٹیکل ڈیسیشن کیا. ٹھیک ہے جی شفقت محمود صاحب, یہی بات ہے کہ مشاورت تو پارٹیز میں ہوتی رہتی ہے, لیکن میں اس بات کی تصحیح کر دوں, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ صحیح ڈیڑھ پا تبدیلی جو ہے وہ صرف ایک الیکٹڈ حکومت جو ہے وہی لا سکتی ہے, اور الیکشن جو ہے وہی ایک راستہ ہے. اور اگر اس معاہدے سے الیکشن کے لیے حالات جو ہے, فوکس جو ہے وہ الیکشن پہ آیا ہے, اور فوکس اس چیز پہ آیا ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے وہ سارے اقدامات کیے جائیں جن سے الیکشن فری اور فیئر ہو سکے, تو پھر یہ اچھی بات ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اس کے لیے آپ سراہتے ہیں اس معاہدے کو. چلو صاحبہ مجھے بتائیں کتنے فیصد عمل ہوگا اس معاہدے پر؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان عوامی تحریک جو کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے اور ایک طرح سے رجسٹرڈ جماعت بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس, وہ جو بتائے گی نگران وزیراعظم کے لیے 2 نام دے گی, اس پر اتفاق جب تک نہیں ہوگا وہ حکومت جو ہے آگے نام نہیں دے گی. یعنی دونوں کا, حکومتی اتحاد کا اور پاکستان عوامی تحریک کا اتفاق ہوگا 2 ناموں پہ, اور وہ پھر آگے چلیں گے نگران وزیراعظم کے لیے. دیکھیے اسامہ, اس شرط کے علاوہ باقی کے لیے کسی دھرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. جب ہم نے اس کی امینڈمنٹ ہی نہیں کی آئین میں, تو ہمیں اس میں کسی دھرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ شفقت صاحب بیٹھے ہوئے, ہارون رشید صاحب ان کے بہت تجزیہ نگار جو ہیں وہ ان کو بہت پسند بھی کرتے ہیں, لیکن ان تک نے کہا ہے کہ جس طرح کا الیکشن کمیشن بنا ہے اور جس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ اس دفعہ بے ایمانی نہیں ہو سکے گی. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہے, بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ بڑی غیر اخلاقی سی نہیں, ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, کہ کوئی بھی پرسوں جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, اور یقیناً کہ یہ سارا معاہدہ اجلاس میں بھی رکھا جائے گا. جی شفقت محمود صاحب, اب آگے کس طرح سے معاملات چلیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاہدہ اس پر پوری طرح سے عمل ہوگا, اور متحدہ اپوزیشن جس طرح کہہ رہی ہے کہ الیکشنز کا فوری طور پر اعلان کیا جائے, آپ ان کے ساتھ جا کے بھی بیٹھیں گے؟ دیکھیں, ہم نے تو میں نے عرض کیا نا کہ 2 دن پہلے ہم نے جو 7 نکات کا اعلان کیا ہے, اس میں سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ فوری طور پہ انتخابات کرائے جائیں, کیونکہ جس دلدل میں قوم پھنس چکی ہے اس سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انتخابات کرائے جائیں. اور باقی یہ معاہدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور حکومت اور طاہر القادری صاحب کے درمیان ہے, وہ تو یہی بہتر بتا سکتی ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کتنا ہوگا یا نہیں ہوگا. ہماری تو غرض یہ ہے کہ جو بھی انتظامات کیے جائیں وہ ایسے ہوں کہ جو فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف ہم بڑھ سکیں. اور اس میں ہمارا تو مطالبہ یہ بھی ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے زیر سایہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے, اور اس لیے صدر زرداری صاحب جو ہے ٹھیک ہے. جی شاہر صاحب, میں آپ کے پاس آتا ہوں. ہمیں مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما سینئر لیڈر ہیں پرویز رشید صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. پرویز رشید صاحب, ان کو میرا سلام بھی کہیے. جی بالکل, آپ کا سلام انہیں پہنچ گیا, وہ سن رہے ہیں. پرویز رشید صاحب, یہ نکات آپ کے سامنے ہے, معاہدہ ہو گیا, آپ اس سے مطمئن ہیں اس معاہدے پر عمل ہونا چاہیے؟ مجھے بتائیے کہ اچھا, پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ 4, 5, 6 دنوں سے اسلام آباد میں جو بچے, عورتیں اور بزرگ اذیت مبتلا تھے, اور یہ اذیت میں طاہر القادری نے انہیں مبتلا کیا تھا, انہیں آج اذیت سے نجات مل گئی. اس لحاظ سے تو ہم مطمئن ہیں, اور اس لحاظ سے ہم بہت خوش ہیں. اب جس معاہدے کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر کرانے ہوں گے. تو بھائی یہ تو پہلے سے ہی آئین پاکستان میں موجود ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے. اس معاہدے میں کہا گیا کہ اسمبلیوں کی مدت 16 مارچ تک ہوگی, تو یہ بھی پہلے سے ہی سب کو معلوم ہے کہ اسمبلیاں 16 مارچ تک زندہ رہیں گی. اس معاہدے میں کہا گیا کہ 62-63 تو 62-63 بھی پاکستان کا حصہ ہے پہلے سے. تو مجھے یہ بتائیے کہ قادری صاحب وہاں سے لے کر کیا آئے ہیں؟ آئین کی کتاب جو لکھی ہوئی پڑی تھی وہی آئین کی کتاب ان کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی جس آئین کو وہ تبدیل کرنے کے لیے گئے تھے. اور معاہدہ کس کے ساتھ انہوں نے کیا؟ جو بقول قادری صاحب کے آج سے 4 دن پہلے انتقال فرما گئے تھے,
क्योंकि कादरी साहब के बकौल उन्होंने उन्हें करार दिया था कि ये एक्स वजीर आजम है, ये एक्स चीफ मिनिस्टर है, ये एक्स प्रेसिडेंट है, तुम साबका हो गए हो। और जिन असम्बलियों को उन्होंने तहलील कर दिया था, उन असम्बलियों को आज 16 मार्च तक जिंदगी तस्लीम कर ली उन्होंने। तो कादरी साहब जो है, उनका कारनामा सिर्फ ये है कि पहले वो जिंदों को मुर्दा में बदलते हैं और फिर उन मुर्दों के साथ मायदे करते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान अवामी तहरीक और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान इत्तेफाक होगा, निगरान वजीर आजम के लिए 2 नाम आएंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? आइन में ये कहाँ है? आइन में ये कहा है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने नाम देने होते हैं। अब लीडर ऑफ द हाउस वो नाम किसी पीर से पूछ के दे दे, किसी फकीर से पूछ के दे दे। लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वो नाम मेरे से पूछ के दे दे, किसी आपसे पूछ के दे दे, इस पे कोई पाबंदी भी नहीं है। वो तो कनाडा चले जाएंगे ना। अच्छा, मुझे शाला रज़ा साहब ये बताएं, आप कह रही हैं कि 20 जनवरी को उन्होंने टिकट उनकी कंफर्म थी, उन्होंने जाना ही जाना था और एक उनको बाइज्जत रास्ता चाहिए था, तो 27 जनवरी को तो अब मुआहदा हो गया है कि मजीद मुज़ाकरात होंगे इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 पर। देखिए बात यह है, इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तश्कील 9 नहीं हो सकती। अल्लामा ताहिर क़ादरी ने नई अमेंडमेंट नहीं पड़ी, वो परवेज मुशर्रफ और ज़िया उल हक के दौर में मेंटली तौर पे जिंदा है। कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती इसकी। हमने उसको इतना ट्रांसपेरेंट वे में बनाया है कि हम भी चाहें तो नहीं हो सकती। परवेज रशीद साहब मेरे बहुत सीनियर हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, इनसे मैं बहुत सीखती हूँ, मैं समझती हूँ कि ये बेहतर बताएंगे कि क्या है। और ऐसी बहुत मीटिंग्स होती हैं स्टैंडिंग कमेटी की जिसमें बहुत सारे लोग नहीं पहुंचते। बस बात यह है कि वो यहाँ से गए, हमारे बच्चे महफूज हो गए, मासूम लोग महफूज हो गए। खुदा हाफिज ताहिरुल क़ादरी और उनका मायदा। लेकिन अब होगा क्या, आइंदा क्या होगा? क्या हम इसको तस्लीम कर लें कि मिसाल कायम हो गई है कि जो भी है वो आके एहतजाज करे और उससे मुज़ाकरात किए जाएं? उसामा मेरी एक बात सुनने बहुत संजीदगी से। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने, अपोजिशंस ने और अपोजिशन पार्टी ने, तमाम मुत्तहदा अपोजिशन ने और गवर्नमेंट पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि जितना भी फंड देके किसी ने यहाँ पे भेजा, कुछ भी किया, पाकिस्तान कोई बनाना कंट्री नहीं है कि कोई सनाई लाके हमें डिक्टेट करेगा। हम डिक्टेटर नहीं है कि औरतें और बच्चे मार दें। हमने बहुत अंडरस्टैंडिंग से उनको यहाँ से हटाया है और जिस तरह का मजाक उन्होंने पाकिस्तान मुसलमानों के साथ किया है, इमाम हुसैन का नाम ले लेके, जिस तरह से मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा परवेज रशीद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, ये बताएं कि अब हालात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने देखा कि एहतजाज हुआ, 5 दिन तक वहां पर लोग बैठे रहे और ये बात सराहा गया लोगों की कोशिश को, और ये भी कहा गया कि तारीख में इससे पहले इस तरह का एहतजाज नहीं हुआ। तो अब क्या होगा आइंदा? हम देखेंगे कि पॉलिटिकल फोर्स अगर कोई नहीं है, मदारस से मदरसे तो फिर यहाँ पर बहुत सी जमातें जिनके पास हैं और उनके मानने वाले हैं, तो वो आ जाएंगे और फिर यही हालात हम देखते रहेंगे, फिर उनसे मुज़ाकरात होंगे। क्या होगा आगे? ये मुझसे पूछ जी जी परवेज जी साहब प्लीज। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग अपने तजर्बों से बहुत कुछ सीखते हैं। उनका शऊर जो है वो इसी तरीके से तरबियत हासिल करता है। ये जो अजीम धोखा, अजीम अलमिया, अजीम फ्रॉड उनके साथ रचाया गया कि उन्हें बहुत से मुकद्दस नामों ने धोखा दिया, जिन लोगों को वो अपना पीर मानते थे वो उन्हें इस्लामाबाद ले गए और 4 दिन उन्हें सर्दी में बिठाए रखा, खुद एक वेदर प्रूफ कंटेनर में बैठे रहे। वो बाजार बाहर गुड़ खाते रहे और ये अंदर हलवे बांडे उड़ाते रहे। तो उससे उन्होंने पाकिस्तान, वो अब जब वापस आएंगे, अखबारें पढ़ेंगे, तबसरे सुनेंगे, तो उन्हें पता तो लगेगा ना कि उनके पीर ने उनके साथ धोखा किया है। उनका पीर उन्हें ले गया था और कुछ लाइव किए बगैर उनको सर्दी में मरवा के वापस ले आया है। तो इस तजर्बे से उन्होंने सीखा, पाकिस्तान के बाकी लोग भी इस तजर्बे से। लेकिन ये बात तो हमें गवर्नर पंजाब माननी होगी, नज़ला जुकाम के सिवा कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन ये बात तो हमें माननी होगी कि दोनों तरफ से आज तारीफ की गई उन लोगों की कोशिश की जो वहां पर आए थे, इतनी मुश्किल में वहां पर रहे, 4-5 दिन इतनी सर्दी, बारिश भी उन्होंने सही, और उसके बावजूद उन्होंने साथ नहीं चढ़ा ताहिरुल क़ादरी साहब का, और इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। बहरहाल बहुत शुक्रिया परवेज रशीद साहब आपका। बात कहना चाहूंगी जी मेरे पास वक्त खत्म हो गया शाला साहब।
वो पॉलिटिकल नहीं थी। जी, जो भी है, बहरहाल वो लोग वहां पर आए और उनकी तारीफ की गई, हुकूमती इत्तेहाद ने भी की, मासूम लोग थे बिल्कुल, और पाकिस्तान के लोग आए थे। शाला रजा साहिबा डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली में हमारे साथ ही, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो आज के प्रोग्राम में शरीक हुए। और शाला रजा साहिबा ने आज बहुत अहम बात कही, उन्होंने कहा कि 20 जनवरी के लिए टिकट तय थी तारुल कादरी साहब की, और आज से एक दिन पहले ही मामलात जो हैं वो तय पा गए थे। और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इसका जिक्र भी किया आज जब उन्होंने बात की मुआहिदा तय होने के बाद। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छी खबर आज ये रही, एक बड़ी खबर थी कि मुआहिदा तय पा गया। अभी इस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद देखते हैं आने वाले दिनों में किस हद तक होता है, और क्या फिर मौलाना तारुल कादरी जो है कहीं दोबारा तो थ्रेट नहीं करेंगे, धमकी तो नहीं देंगे कि वो फिर कोई लॉन्ग मार्च ले आएंगे अगर इस पर अमल ना हुआ। ये देखना अभी बाकी है। बहरहाल खुश उसलूबी से तमाम मामला तय पा गए, इसके लिए हुकूमती इत्तेहाद भी मुबारकबाद का मुस्तहिक यकीनन है। अपनी दुआओं में मोहम्मद उसामा गाजी को याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको औलाद के गम और नफरतों से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।